मैं 19 साल की थी जब पिताजी का देहांत हो गया। तीनों भाई छोटे थे तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं घर का मर्द बनकर घर चलाने लगी। मेरे जितने भी रिश्ते आए मैंने सबको ठुकरा दिया क्योंकि मुझे भाइयों को पालना था। मेरी उम्र 54 साल की हो चुकी थी। मेरे तीनों भाई शादीशुदा थे, बाल बच्चों वाले थे और मैं उनकी नौकरानी बनकर रह गई थी। ये तो शुक्र था कि पिताजी ने घर मेरे नाम कर रखा था। एक रात सो रही थी कि चीख निकल गई। तीनों भाइयों ने मेरे कमरे में आकर, आज प्रथा को रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं, आज बस किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए ताकि सारे कामकाज अच्छे से हो जाएं। सुना है कि लड़के वाले बड़े ही अमीर खाते पीते लोग हैं। लड़का भी बड़ा ही अच्छा है, कई लड़कियां उस पर मर मिटने को तैयार हैं। लेकिन ये तो हमारी प्रथा है जिसे पहली बार ही देखकर वो इस पर फिदा हो बैठे हैं और खैर से रिश्ता लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि खाने पीने की किसी भी चीज में कोई कमी ना हो। आप तो जानती हैं कि पूरे परिवार में जैसा खाना आप बनाती हैं वैसा कोई बना ही नहीं सकता। मैंने मुस्कुरा कर ये सुना था। दिल से प्रथा के लिए दुआएं निकली थी कि भगवान उसका नसीब अच्छा करे। मैं मुस्कुरा कर कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराई थी, फिर मेरे पास आई और मेरे गाल पर अपने होंठ रखे और कहने लगी कि बस आपकी यही अच्छाई तो है जिसने कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। मैं जानती हूँ कि अब आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। और मैं मुस्कुराकर बस उसे देखती रह गई थी। मैंने सबसे पहले तो अपना मोबाइल निकाला और अपनी कोलीग को फोन किया। उसे बताया कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी तो मेरी तरफ से एप्लीकेशन दे देना। और फिर बर्तन धोने के बाद मैं वहीं किचन में ही प्याज टमाटर और सब्जी निकालकर अपने सामने रख चुकी थी। सोच रही थी कि आज पनीर और वेज पुलाव बनाऊंगी, जरा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन वही अपनी फीलिंग्स मैं अपने दिल में दबाकर रखे हुई थी। हाँ, वही फीलिंग्स जो हर एक लड़की की होती है और मेरे भी थी। ये औरत जो अभी मेरे पास किचन में आकर मुझसे कहकर गई थी कि आज प्रथा के रिश्ते वाले आ रहे हैं, ये मेरी माँ नहीं थी बल्कि मेरी भाभी थी। भाभी बड़ी ना थी बल्कि मेरे छोटे भाई की पत्नी थी। और मैं कोई 30-35 साल की ना थी बल्कि 54 साल की एक औरत थी जिसने अपनी जिंदगी अपने भाइयों के नाम कर दी थी। प्रथा मेरे बड़े भाई की बेटी थी, हाँ, जो मुझसे बाकी भाइयों में बड़ा था। और मैं आज इस दावत का इंतजाम अपनी भतीजी के आने वाले रिश्ते के लिए कर रही थी। बहरहाल मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए थे। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता था। यहाँ पर आखिर परवाह ही किसे थी कि मैं रोज जीती हूँ और रोज मरती हूँ। अब तो मेरे भतीजे भतीजी भी जवान हो चुके थे, तीनों भाई शादीशुदा थे और इसी घर में रहते थे। इन्हीं ख्यालों में गुम थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए थी जब रिश्ते वाले भी आ गए। खाना सारा तैयार था। मेरी भतीजी किचन में आई और सलीके से वो खाना ले जाकर टेबल पर सजाने लगी। मेहमानों के सामने यही बताया गया था कि ये खाना सारा प्रथा ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मेहमानों ने जब खाना खाया तो वाकई उंगलियां चाटते रह गए। लेकिन इसी के साथ ही जब प्रथा की होने वाली सास की नजर मुझ पर पड़ी तो कहने लगी कि अरे बहन, आप भी हमारे पास आकर बैठ जाएं, हमें आपसे भी 2 घड़ी बैठकर बातें करनी है। हम तो जब से आए हैं आपको बस इधर उधर काम करते ही देख रहे हैं। प्रथा की होने वाली सास ने ये बात कही तो मेरी भाभी भी फौरन कहने लगी कि हाँ, बस अपनी भतीजी से बहुत प्यार करती हैं। कहती हैं कि आप लोग बैठकर बातें करो, मैं साथ अपनी भतीजी की मदद कर लेती हूँ। मेरी भाभी ने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया था। लेकिन फिर मेरी भाभी ने मुझे इशारा किया कि आकर मेहमानों के पास बैठो। मैं भी अपने हाथ साफ करती इसी सादे से हुलिये में जाकर मेहमानों के बीच बैठ गई। प्रथा की होने वाली सास ने मुझे देखा तो कहने लगी कि आप बहुत सुंदर हैं। अब आप इतनी सुंदर हैं तो न जाने जवानी में कैसी लगती होंगी, आप तो खूब कयामत ढाती होंगी। इतना कहकर वो हंसी थी जबकि मैं भी मुस्कुरा उठी थी। फिर कहने लगी कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आखिर क्या वजह थी कि आप शादी ना कर सकी? आप इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, आपके लिए तो रिश्ते भी बहुत आते होंगे। प्रथा की सास मुझे सब कुछ कह रही थी और मैं दूर कहीं बहुत दूर ख्यालों में डूब चुकी थी। सर झटक कर फौरन कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने खुद ही शादी नहीं की थी। मैं किसी न किसी तरह बात को टालकर वहां से उठकर आ चुकी थी। रिश्ता पक्का हो चुका था और कुछ दिन बाद मेरी भतीजी की शादी होने वाली थी। जबकि मैं अपने कमरे में बैठी बहुत अरसे बाद रोने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं नहीं रोऊंगी, यही मेरी जिंदगी है और मैं इसे ऐसे ही गुजारूंगी। लेकिन आज अपनी भतीजी को इस उम्र में पहुंचकर इन सब रीतों रिवाजों और रस्मों से गुजरते हुए देखा तो मेरे दिल में एक टीस सी उठी थी कि एक वक्त वो भी था जब मैं इस उम्र की थी और मैं भी इस दौर से गुजर कर आई थी। मुझे अतीत याद आने लगा। मैं अपने थकन से चूर शरीर के साथ बिस्तर पर लेट गई और बहुत दूर कई साल पहले का समय सोचने लगी जब मेरी उम्र 17-18 साल थी।
मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और मेरे बाद मेरे 3 भाई थे। तीनों भाई मुझे मेरी जान से बढ़कर प्यारे थे। मेरे पिताजी भी हम चारों बहन भाइयों में कभी फर्क नहीं करते थे। घर के हालात कुछ खास ना थे, जैसे हमारा गुजारा होता। जैसे जैसे भाई बड़े हो रहे थे उनकी पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरने लगा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी। और फिर एक वक्त वो भी आया जब हमारे पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ चुकी थी। क्योंकि भाई छोटे थे और पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें काम करने नहीं दिया। तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा, तू ही अब हमारा बड़ा बेटा है, सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है, हमें मर्द बनकर पालना है। माँ की बात सुनी तो मैं अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगी कि माँ, तुम चिंता मत करो, देखना पिताजी कितने सुकून में होंगे कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी कैसे इस घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है। ये वो बातें थीं जो मेरी माँ की ढाल थीं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इन्हीं दिनों मैंने एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। भगवान की करनी ऐसी हुई कि मेरी वो नौकरी लग गई। गवर्नमेंट की नौकरी लगना थी कि मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई और यूं घर के खर्चे धीरे धीरे चलने लगे थे। मैं बहुत सुंदर थी। जिस ऑफिस में काम करती थी उस ऑफिस में भी कई लड़के मुझे पसंद करने लगे थे। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस तरफ था कि मुझे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। जिस उम्र में लड़कियों के सपनों में शहजादे आया करते थे, उस उम्र में मेरे दिलो दिमाग में ये बात आया करती थी कि बिजली का बिल जमा करवाने में इतने दिन रह गए हैं, अगर बिजली का बिल जमा न करवाया तो बिजली कट जाएगी, घर की फला चीज खराब हो चुकी है और फला मशीनरी की अभी किस्त देनी बाकी है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आया करती थी। मेरे भाई भी साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। इसी बीच मेरी माँ का भी देहांत हो गया। उनके मरने के बाद तो मेरे सर पर दोहरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले जो मैं बाप के जाने के बाद बाप बनकर अपने भाइयों को पाल रही थी, अब माँ के जाने के बाद मैं अपने भाइयों की माँ भी बन चुकी थी। न सिर्फ घर की सारी जिम्मेदारी उठाती, उनका खाना पीना, कपड़े प्रेस, झाड़ू सब कुछ करती, बल्कि घर के बाहर जाकर नौकरी भी करती। इन्हीं दिनों मेरे लिए कई रिश्ते आए थे। हर एक की नज़र इस पर थी कि मैं एक नौकरी करने वाली लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। अगर उनका बेटा कोई काम ना भी करे तो भी मेरे पैसों से घर चलता रहेगा। हर कोई बड़ी ही मीठी जबान रखकर हमारे यहाँ आता और मेरा रिश्ता मांगा करता, लेकिन मैं उस वक्त अपने दिल पर पत्थर रखकर हर रिश्ते से मना कर दिया करती थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे छोटे भाई मेरे जाने के बाद कैसे गुजर बसर करेंगे। अभी तक तो उनकी नौकरी भी नहीं लगी थी। अगर मैं यहाँ से चली जाती तो इनके खर्चे कैसे पूरे होते। वहीं जब मेरे रिश्ते आते तो मेरे भाई भी उदास हो जाया करते थे। तीनों भाई मेरे आसपास आकर बैठ जाया करते और कहते कि दीदी, अगर आपकी शादी हो गई और आप हमें छोड़कर चली गई तो हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम लोग तो अभी कुछ कमाते ही नहीं हैं, पढ़ाई भी इतनी टफ है, महंगी भी है, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें या फिर साथ कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें, हमें तो बस आपका ही सहारा है। मेरे भाई इस तरह की बातें करते तो मैं ये सोचने लगती थी कि मेरे भाई मेरी जिम्मेदारी हैं, अगर मैंने शादी कर ली तो इनका क्या होगा, कौन इनकी जिम्मेदारियां उठाएगा। यही सोचकर हर आने वाला रिश्ता में ठुकराती चली गई थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। मेरा बड़ा भाई जो कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पूरी कर चुका था, उसकी नई नई नौकरी लगी थी। जब उसकी नौकरी लगी तब तक मैं 32 साल की हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरा एक भाई तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब दूसरा भी धीरे धीरे नौकरी करने लगेगा। लेकिन मैं उस दिन बैठी अपने भाई की शर्ट का बटन सी रही थी जब वो कमरे में आया, आकर मेरे पास बैठ गया और फिर कहने लगा कि दीदी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा। मैं कहने लगी कि हाँ बोलो, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहने लगा कि मैंने आपको बताया था ना कि कॉलेज में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम आरोही है। मैंने कहा कि हाँ पढ़ती थी, क्या हो गया, सब ठीक तो है। वो कहने लगा कि सब ठीक है, लेकिन दरअसल हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं छिटक चुकी थी। मैं कहने लगी कि ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम शादी की बातें कर रहे हो। अरे अगर शादी करोगे तो तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़ेगी, अभी कौन सा इतनी देर हुई है, मैं जाकर उस लड़की से मिल लेती हूँ, फिर मंगनी वगैरह कर देते हैं, शादी को समय बात कर लेंगे, तब तक तुम नौकरी पर भी सही से ध्यान दे लोगे। उसके घर वाले आखिर कैसे मानेंगे, तुम्हें तो अभी सैलरी मिलना भी शुरू नहीं हुई। लेकिन वो अगले ही पल कहने लगा कि आप है ना, हमारे घर के खर्चे तो उठा रही हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, बस आप मेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाएं। अगर मेरी शादी आरोही के साथ नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा।
अपने भाई की बात सुनकर मैं चुप हो चुकी थी। मैं एक वफादार बहन की तरह अपने भाई का रिश्ता लेकर उसकी पसंदीदा लड़की के यहाँ चली गई थी। लड़की वालों ने पहले तो नाक मुंह चढ़ाया, लेकिन फिर जब उन्होंने मेरी जॉब और मेरी सैलरी का सुना तो अगले ही पल मान गए थे। जानते थे कि लड़का कुछ करे या ना करे, सारे घर की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। दरअसल मेरे पिता अपने देहांत से पहले ये घर मेरे नाम कर चुके थे। पूरे घर की जिम्मेदारी मैं ही उठा रही थी, सब कुछ मुझे ही देखना था, इसलिए मेरे पिताजी ने वो घर भी मेरे नाम कर दिया था। ये बात वो लोग भी जान गए थे, इसलिए शादी भी मेरे भाई की धूमधाम से हो गई थी। बड़ी भाभी भी घर आ गई थी और मैं और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी, क्योंकि भाई की शादी पर किए जाने वाला खर्चा पूरा करना था। मुझे लगता था कि भाभी घर में आएंगी तो मेरा कोई हाथ बढ़ जाएगा, मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और मैं ऑफिस से घर आकर थोड़ा बहुत काम करके आराम भी कर लिया करूंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तो उल्टा काम बढ़ने लगे थे। भाइयों के साथ साथ मुझे अपनी भाभी को भी संभालना पड़ा था। वो मुझे ऐसे मक्खन लगाती कि जैसे दुनिया में वही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली हो, लेकिन अपना मतलब पूरा करने के बाद मुझे घास भी न डालती थी। खैर, मैं अपने भाई की वजह से अपनी भाभी के साथ अच्छा बर्ताव अच्छे रखे हुए थी। भगवान की दया से मेरे भाई के घर बच्चे हुए। बुआ को तो वैसे भी अपने भतीजे भतीजियों से बहुत मोहब्बत होती है। मैं अपने भतीजे भतीजियों का भी बहुत ख्याल रखने लगी थी। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। यूं जब मेरे भाई और भाभी को कहीं जाना होता तो वो लोग बच्चों को मेरे पास छोड़कर चले जाया करते और फिर खुद बाहर घूमते फिरते रहते, फंक्शन एंजॉय करते और मैं घर की होकर रह चुकी थी। वक्त आगे बढ़ना शुरू हुआ। मेरे बाकी दोनों भाई भी शादी कर चुके थे। शादी करने के बाद अपनी अपनी पत्नियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। पहले जब इस घर में हम चारों हुआ करते थे तो मेरे तीनों भाई मेरे पास आकर बैठा करते थे। रात को सोने से पहले हम सभी बैठे दिन की बातें करते, हंसी मजाक करते और फिर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाया करते थे। लेकिन अब तो सब कुछ ही बदल चुका था। मेरे भाई अपनी अपनी मर्जी की लड़कियों के साथ शादी करके बच्चा पैदा करके लाइफ एंजॉय कर रहे थे और मैं अकेली अपने कमरे में बैठी उनके कमरों से आने वाली हंसने की आवाजें सुन रही होती थी। एकदम ही मेरे दिल में ख्याल आया था कि अगर आज मेरी भी शादी हुई होती तो मेरे भी बच्चे मेरे कद तक आ रहे होते। कोई भी मुझे भी माँ बाप कहकर बुलाता और कोई मेरा भी हमराज होता जो मेरे साथ दुख सुख की बातें किया करता। मेरे भाइयों के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा था। अब अगर मैं पलट कर पीछे अतीत में देखती तो मुझे ख्याल आता कि काश उस वक्त मैं शादी कर लेती। काश कोई ऐसा लड़का होता जो घर दामाद बनने को तैयार होता, या फिर इसी मोहल्ले में किराए पर घर ले लेता। मैं अपने भाइयों के भी खर्च उठाती रहती और अपनी जिंदगी भी आगे बढ़ाए रखती। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वक्त बहुत आगे निकल चुका था। मेरी उम्र 42 साल की लगभग हो चुकी थी जब एक दिन मैं घर का सौदा खत्म होने पर घर से बाहर निकली। तीनों भाई और भाभी तो आज बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे। मुझे साथ इसलिए नहीं लेकर गए थे कि घर का ख्याल कौन रखेगा। आजकल तो हालात खराब हैं, इसलिए घर में किसी न किसी को होना तो जरूरी है। और मैं फीका सा मुस्कुराकर कह चुकी थी कि हाँ जाओ, यही तो दिन है तुम लोगों के घूमने फिरने के, जाओ एंजॉय करो, मैं घर पर हूँ, घर की रखवाली कर लूंगी। और वो लोग झूठे मुंह मुझे नहीं कह सके कि आप भी चलें। घर ऑफिस और ऑफिस से घर के ही कामों में घन चक्कर बनी रहती हैं। लेकिन बहरहाल शायद यही मेरी जिंदगी थी। उस दिन मैं जब सौदा लेने के लिए बाहर निकली तो रास्ते में ही मुझे 2 गली छोड़कर रहने वाले सुकेश साहब दिखाई दिए। हाँ, वही सुकेश साहब कि जब मैं नए नए जवानी की चौखट पर कदम रख रही थी तो इनसे मुझे एक अट्रैक्शन सा महसूस होता था, या फिर यूं कह लो कि मुझे इनसे प्यार सा होने लगा था। वो भी मेरे लिए अपने दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स रखते थे। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद और फिर घर की जिम्मेदारियों के बाद ये सब कुछ तो मैं कहीं भूल ही चुकी थी। इसके बाद सुकेश साहब ने भी शादी कर ली थी, लेकिन 2 साल पहले ही उनकी पत्नी मर चुकी थी। मैंने सुकेश साहब को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई बुरे चरित्र के थे, बल्कि शरीफ और अच्छे इंसान थे। मुझे देखकर मेरे पास और नमस्ते करने लगे। आज भी मुझे लग रहा था कि जैसे उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स मौजूद हो। मुझसे कहने लगे कि अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं लग रहा। मैंने ये सुना तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर अपना नंबर उन्हें दे दिया। ना जाने किस बारे में वो बात करना चाहते थे। बहरहाल उसी शाम उनकी कॉल भी आ गई थी। मुझसे कहने लगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी पहली पत्नी मर चुकी है, अब तो आपके भाई भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? आपको भी खुश रहने का हक है, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का हक है। सुकेश साहब की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी थी। इस उम्र में शादी, अगर इस उम्र में मैं शादी करती तो मेरे भाइयों का क्या रिएक्शन होता। बहरहाल मैंने गहरी सांस लेकर उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मेरी उम्र अब शादी की नहीं है।
मेरे पास अपनी जॉब है, अपना पैसा है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं अपने भाइयों पर कोई बात नहीं आने देना चाहती थी। समय आगे गुजरता रहा और मैं आज 54 साल की हो चुकी थी। 54 साल कोई कम अरसा तो नहीं होता। मुझे लगा था कि भाई तो मुझसे मोहब्बत करते ही हैं और उनकी पत्नियां मेरी इज्जत इसलिए कर लेती हैं क्योंकि एक तो मैं इस घर की बड़ी हूँ, उनके पतियों को बिल्कुल माँ बनकर पाला है और बाप बनकर हर खर्च उठाया है। लेकिन जबकि दूसरी बार मेरी इज्जत इसलिए किया करती थी क्योंकि मैं इस घर की मालिक थी। मुझे लगा था कि अगर मैं अपने भतीजे भतीजियों के साथ अपने रिश्ते अच्छे करूंगी तो कल को ये भी मेरे साथ ऐसे ही अच्छे और वफादार रहेंगे। अगर मेरे भाई और भाभी या मुझसे अपना रिश्ता खराब कर भी लें तो मेरे भतीजे भतीजी मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए मेरे साथ मतलब का रिश्ता रखने लगे थे। एक वक्त वो भी आया जब मैं बुखार में तप रही थी, मेरा शरीर आग में तप रहा था और तभी मेरे भाई मेरे कमरे में आए थे। काफी समय बाद अपने तीनों भाइयों को अपने कमरे में देखकर मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी थी। मुझे लगा था शायद ये तीनों मेरी तबीयत पूछने के लिए आए हैं, मेरे पास बैठकर बातें करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी तबीयत का नहीं पूछा था, बस यही कहा था कि दवाई ली है आपने। तो मैंने कहा कि हाँ ले ली है। तो फिर मेरा बड़ा भाई बोला और कहने लगा कि देखो दीदी, आपका हमारे सिवा है ही कौन, आज तक जो भी किया है वो हमने किया है। आपकी सारी जिंदगी यहीं गुजर चुकी है और हम ही हैं जो आपका कल का सहारा हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे भाई मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तभी दूसरे नंबर वाला भाई कहने लगा कि अब तो हमारे बच्चे और हमारी पत्नियां ये समझती हैं कि ये घर उनका है ही नहीं। जब भी कुछ बात हो तो कहती हैं कि ये घर तो बुआ का है, घर तो नंद का है, घर तो मर्दों के नाम होते हैं, औरतों के नाम आखिर कौन घर करता है। वैसे भी आगे सारे खर्च हमने उठाने हैं, इसलिए आप ऐसा करें कि ये घर हम तीनों के नाम कर दें। मेरे भाई मुझसे ये बात कह रहे थे। उनका कहना था कि मेरी भाभी और भतीजे भतीजी इस तरह की बातें करते हैं, जबकि मैं अंदर कई टुकड़ों में बिखर चुकी थी, लेकिन अपने चेहरे पर एक शिकन तक आने नहीं दी थी। कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को घर दे देती हूँ, वैसे भी रहना तो मुझे इस घर में ही है ही, और कौन है मेरा। इतना सुनना था कि फौरन मेरा छोटा भाई गया और पेपर्स लेकर आ गया। पेपर्स इन लोगों ने तैयार करवा कर ही रखे हुए थे। पेपर्स मेरे सामने रखे गए और मैंने कांपते हाथों के साथ पेपर्स पर साइन कर दिए। जैसे ही पेपर साइन हुए वो तीनों वहां से जा चुके थे। कमरा एक बार फिर खामोशी में डूब चुका था और मैं सिसक पड़ी थी। जब दिल बोझल होने लगा तो मैं भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे साथ सबका व्यवहार तब तक ही अच्छा रहा था जब तक ये घर मेरे नाम था। जैसे ही घर भाइयों के नाम हुआ तो उनके बर्ताव मुझसे और खराब होते चले गए। पहले भी मैं इस घर के काम कर रही थी और अब भी करती रहूंगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे घर वालों को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। मैं जानती थी कि इंसान को बदला कभी भी इंसानों से नहीं मिला करता। मैंने रो रो कर अपने भगवान से कहा था कि मैंने जो पुण्य किए हैं मुझे इसका बदला जरूर देना। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।